हिस्ट्री, इतिहास, ये हमें शायद जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स देता है। और कोई भी आप हिस्ट्री देखेंगे, एक लेसन जो इतिहास ने हमें दिया है वो ये है, सबसे पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव चीज एट द सेम टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री इज नैरेटिव। सर अगर आपने किसी चीज का नैरेटिव चेंज कर दिया ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। और ये नैरेटिव आसानी से चेंज नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम, बहुत शिद्दत जाती है और बहुत पावरफुल लोग इसमें लगते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं नैरेटिव की। नेपोटिज्म इन बॉलीवुड की बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि पहले नैरेटिव क्या था कि भाई रॉयल ब्लड, अगर आप किंग के बेटे हैं तो रॉयल ब्लड, लोग इज्जत ही ऐसे करते, देखो ये बड़े खानदान का बेटा है, अरे तो बड़े घर का बेटा है तो उसकी इज्जत हो गई। नैरेटिव वो सेट था। अब नैरेटिव क्या सेट हो गया कि भाई ये जो बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है सब बेकार है। तो इसलिए आप देखेंगे एक मूवी देखने से पहले ही अगर कोई देखता है कि अनन्या पांडे या फिर कोई भी नेपोटिज्म किड्स है, आपको उनसे ऑलरेडी नफरत है विदाउट इवन सीइंग दैट एक्टिंग। नैरेटिव है। एक नैरेटिव जैसे आपको बताऊं, प्रपोजल पे आपको डायमंड रिंग देनी है। क्यों सर, किसने बोला? मैं प्रपोजल पे एक लड्डू का पैकेट क्यों नहीं दे सकता? और प्रपोजल पे मुझे कुछ देना जरूरी है, मैं दिल की बात दिल से क्यों नहीं बोल सकता? नैरेटिव। नैरेटिव एक और है कि जब हम मूवी थिएटर में जाएंगे तो आपको पॉपकॉर्न खाना पड़ेगा। क्यों खाएंगे भाई? मैं एक मूवी थिएटर में दाल रोटी क्यों नहीं खा सकता? भिंडी रोटी क्यों नहीं खा सकता? नैरेटिव। और ये तो चलो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं बहुत लो नैरेटिव्स के, मैं आपको बता रहा हूं जो मेजर इंपैक्ट्स जो नैरेटिव्स ने किए हैं। वो आप ले लो, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ड्यूरिंग इन जर्मनी जूस के अगेंस्ट जो कैंप्स थे, इतनी हॉरिफिक चीजें हुई हैं। मतलब एक बार वो टाइम मिले ना, एक बार आप जरूर देखना कि क्या जर्मन्स ने जूस के अगेंस्ट किया था, जो नाजी पार्टी ने किया था, जो हिटलर ने किया था। एंड इट वॉज सो अनह्यूमन। बट जर्मनी में नैरेटिव ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि जूस इंसान ही नहीं है, जूस तो लो लाइंग क्रीचर्स हैं, हमें जूस से रिवेंज लेना है। नैरेटिव ऐसा बिल्ड कर दिया था कि लोगों से के दिमाग से वो एथिक्स और मोरल्स भी हट गए थे और उनके लिए वो नॉर्मल हो गया था। ये होती है शक्ति एक नैरेटिव की। हमारी पूरी जिंदगी जो हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सब नैरेटिव पे बेस्ड है। और ऐसे ही एक नैरेटिव स्टॉक मार्केट्स में चेंज हुआ है और उस नैरेटिव का नाम है डिविडेंड्स। कुछ फैक्ट्स के थ्रू जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द यूएस इकोनॉमी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर फाइनेंस की बात करेंगे ना तो यूएसए को यहां आना ही पड़ेगा। अब अगर आप अर्ली 90s में देखेंगे और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन प्री 90s का एरा देखेंगे, कंपनीज लाइक आपकी आईबीएम, कंपनीज लाइक जनरल इलेक्ट्रिक, ये कंपनीज भर भर के डिविडेंड देती थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट S&P 500 की जो रिटर्न्स थी ना, उसकी 30 to 45% रिटर्न्स S&P 500 की यूज्ड टू कम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। कंपनीज यूज्ड टू गिव क्वार्टरली डिविडेंड्स, अभी तो एनुअल मिल रहा है, कंपनीज यूज्ड टू गिव क्वार्टरली डिविडेंड्स। आप ये बुक देखेंगे, ये सबसे पहले चीज ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम की बुक है। हर आदमी इसको स्टॉक मार्केट की बाइबल, गीता, भगवत गीता, कुरान सब समझते हैं और समझना भी चाहिए, बिकॉज काफी चीजों में ये सही है, जबकि मैं कुछ पॉइंट डिसएग्री करता हूं, बट है ये। इस बुक में लिखा हुआ है, बेंजामिन ग्राहम ने बोला है, सर एक कंपनी डिविडेंड्स ना दे, इट्स अ बिग रेड फ्लैग। आप इस बुक की बात करेंगे, ये है चार्ल्स कार्लसन की बुक द लिटिल बुक ऑफ डिविडेंड्स। एंड अगेन इसमें भी ये बोला है, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि एक कंपनी डिविडेंड्स ना दे। बट अब कोई रेड फ्लैग रेज करता है? नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं मानता हूं, मैं इस नैरेटिव का शिकार हूं जहां पे मैं खुद ये पहले बिलीव करता था कि डिविडेंड्स का तो कुछ फायदा ही नहीं है, डिविडेंड्स तो आपको पीनट्स मिलते हैं, डिविडेंड्स तो आपको टाइम पास मिलता है। बट जैसे ही मैं इवॉल्व हुआ हूँ फाइनेंस में, मेरी एज बढ़ी है, मैं इवॉल्व हुआ हूँ फैमिली लाइफ में, आई हैव रियलाइज द पावर ऑफ डिविडेंड्स। अब आपको और फैक्ट्स की बात बताता हूं, आप यहां देखेंगे इन 1980s S&P 500 में जो डिविडेंड्स मिलते थे, दे यूज्ड टू बी 4 to 5%, फिर 2000s में हो गए 1.5 to 2%, अब 2023 में रह गए अ मियर 1.6% ऑफ नथिंग। और चलिए ये तो हो गई अमेरिका की बात, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में सर अर्ली 1980 से 2000 तक कंपनीज लाइक हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, भेल, सेल, कोल इंडिया, ONGC, NTPC, मतलब ये कंपनीज को लोग मानते थे एफडी। जब यहाँ कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे तो इंडियंस बोलते थे कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो आपको किराया भी मिलेगा थ्रू डिविडेंड्स, और डिविडेंड्स बहुत कॉन्स्टेंट थे और ह्यूज मात्रा में डिविडेंड्स आते थे। बट अगेन सेम ट्रेंड इंडिया में फॉलो हुआ है, सेम नैरेटिव इंडिया में फॉलो हुआ है, जहां पे कंपनी ने डिविडेंड्स देना एकदम ही खत्म कर दिया है। 2000s में डिविडेंड यील्ड थी 2.5 to 3%,
फिर वो गिर के हो गई 1.6 to 2%, और अब गिर के हो गई है 1.2 to 1.5%, और आने वाले टाइम पे शायद डिविडेंड्स और भी गिरते रहे ज्यादातर कंपनीज में। अब यू मस्ट बी थिंकिंग, बट गोयला क्या फर्क पड़ता है यार, इस नैरेटिव से क्या चलना है, चलने तो हमें क्या, हम मतलब ठीक है, आउट ऑफ द मैटर, क्यों मैटर है सर? एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस एंड मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन स्टॉक मार्केट्स, और ये किया है मेजर पावर्स ने। ये आप देखेंगे कैसे विद टाइम इस नैरेटिव शिफ्ट से सिर्फ अमीर और अमीर हो रहे हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में है सर, उनको तो धक्के मार के साफ किया जा रहा है, उनको तो पूरा सफा चट करके बाहर निकाला जा रहा है। आज ये समझने वाले हैं कि सर ये डिविडेंड्स का नैरेटिव शिफ्ट है क्या। बहुत मजा आएगा, एंड अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो बहुत मजा आएगा, एंड अगर इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल देन हिट द लाइक बटन एंड कमेंट, कुछ भी करो, एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, यू विल सपोर्ट अस, एंड आपके लिए फ्री है, बट हमें ये बहुत 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 ज्यादा मोटिवेट करता है। लेट्स गो। तो 3 ऐसी सुपर पावर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट्स में इस नैरेटिव को शिफ्ट किया, और ये कहानी शुरू होती है फ्रॉम द म्यूचुअल फंड हाउसेस। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस कैसे काम करते हैं? वो फंड्स को डिक्लेयर करेंगे, जो उनका एक फाइनेंस प्रोडक्ट होगा, उसको लोग खरीदेंगे, एंड जितना वो खरीदेंगे उतना ज्यादा उस म्यूचुअल फंड हाउस को पैसे मिलते हैं। वो फंड संभालता है एक फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड हाउस हायर करता है। ठीक, अब पहले क्या होता था, एक फंड मैनेजर की पेमेंट थी डायरेक्टली लिंक्ड टू द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो जितने भी AUM है उसका कुछ परसेंटाइल या एक बेसिक स्लैब फंड मैनेजर को मिलता था। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस को चाहिए थी बेटर रिटर्न, कंपटीशन बढ़ रहा था, तो अब म्यूचुअल फंड हाउसेस ने फंड मैनेजर्स को एक एक्स्ट्रा माइल तक पुश करने के लिए क्या किया, टू मेक श्योर दैट दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, उन्होंने फंड मैनेजर्स को अब अल्फा रिटर्न पे अवॉर्ड करने लग गए। व्हाट इज अल्फा रिटर्न? अब कोई फंड है XYZ फंड, उस फंड का बेंचमार्क है S&P 500। अब अगर S&P 500 ने 10.5% रिटर्न दी, राइट, और आपकी म्यूचुअल फंड ने, जो फंड मैनेजर संभाल रहा है, उस फंड ने दी आपको 11% रिटर्न, तो उसमें अल्फा रिटर्न कितनी हुई? 0.5%। तो जो भी रिटर्न बेंचमार्क के ऊपर आती है उसको बोलते हैं द अल्फा ROI, द अल्फा रिटर्न। तो अगर एक बेंचमार्क की रिटर्न है 10.5% और फंड ने रिटर्न किया 12.5%, तो अल्फा हो गया ऑफ 2%। अब फंड मैनेजर्स को इस पे इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? फंड मैनेजर्स ओनली वांटेड टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जो बहुत अच्छी ROI दें, सो दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन ओनली दोज कंपनीज जो सिर्फ डिविडेंड्स पे नहीं, हाई ग्रोथ दे। क्योंकि अगर एक कंपनी डिविडेंड्स भी इशू करती रहेगी, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि S&P 500 की पहली रिटर्न्स 30 to 45% रिटर्न्स यूज्ड टू कम इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, तो जब वो डिविडेंड्स में जा रहा है तो ROI तो उस कंपनी की रिटर्न्स का तो दिखेगा ही नहीं, तो फंड मैनेजर को तो उसमें पैसे कम हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई फंड मैनेजर स्टार्टेड टू इन्वेस्ट एंड प्रेफर दोज कंपनीज दैट इशू लेस डिविडेंड्स। और यहीं पे आती है पावर, और यहां से आती है द सुपर पावर नंबर 2 जिसने नैरेटिव शिफ्ट किया था, दैट इज द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनीज। नाउ एक कंपनी के प्रमोटर के लिए सबसे पहली चीज और पहला इंसेंटिव कि भाई डिविडेंड्स देना बंद करो, वो इसलिए था बिकॉज एक फंड मैनेजर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, और एज अ प्रमोटर मैं तो चाहूंगा कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, बिकॉज जब वो मेरी कंपनी में स्टॉक्स खरीदते हैं, मेरी कंपनी के स्टॉक्स में इतना भारी मात्रा में फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, मेरे स्टॉक की गुडविल बढ़ती है, मुझे लोन्स और आसानी से मिल सकते हैं, मेरी कंपनी बहुत क्रेडिबल हो जाती है, राइट। तो ये तो था पहला रीजन फॉर अ कंपनी, बट फॉर अ कंपनी जो सेकंड रीजन भी था, और आप देखेंगे जो टेक कंपनीज यूएस में आई जैसे एप्पल, Amazon, गूगल, इन्होंने तो सर डिविडेंड्स के एकदम ही देना बंद कर दिया। दीज प्रमोटर्स ऑफ द कंपनीज रियलाइज इनके लिए बेटर डिविडेंड्स ना दो, इनके लिए बेटर है कि डिविडेंड्स को वो शेयर प्राइस में रखें और रिजर्व्स में रखें, और वो पैसा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंपनी में ही री-इन्वेस्ट कर दें फॉर हाइपर ग्रोथ, कि कंपनी का ROI और बढ़ जाए, कंपनी हायर ग्रोथ में आ जाए, कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर बढ़ जाए, बट लोगों के हाथ में पैसा ना आए। अब यू कैन से कि गोयला ये तो अच्छी चीज़ है यार कि कंपनी का फायदा हो, तो अल्टीमेटली शेयर तो इन्वेस्टर्स के पास ही, तो उन्हीं का फायदा होगा। एक बार वीडियो एंड तक देखो, मैं आपको पूरे डॉट्स कनेक्ट करता हूँ। पहले हो गए आपके फंड मैनेजर्स, दूसरा रीजन हो गया आपके कंपनी के प्रमोटर्स। अब आते हैं थर्ड सुपर पावर में जिसने शिफ्ट को मैसिवली चेंज किया, दैट इज अ स्टॉक ब्रोकर। अब एक स्टॉक ब्रोकर आप देखिए, हाउ डज ही अर्न? अ स्टॉक ब्रोकर अर्न्स कि आप उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है परसेंटाइल बेसिस में। अब तो चलिए फ्लैट ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, बट पहले परसेंटाइल बेसिस पे ही कॉस्ट होती थी। अब एक स्टॉक ब्रोकर के लिए एडवांटेजेस क्या है
कि जितना बड़ा अमाउंट आप बाय सेल करेंगे उसी का उसमें ज़्यादा फायदा है। अगर कंपनी ने आपको आधी रिटर्न डिविडेंड्स के फॉर्म में दे दी, ठीक है, क्या स्टॉक ब्रोकर उसमें आपसे ट्रांजैक्शन चार्ज कर पाएगा? क्या ब्रोकरेज चार्ज कर पाएगा? स्टॉक ब्रोकर वुड वांट कि सर ट्रांजैक्शन अमाउंट ज्यादा से ज्यादा हो, स्टॉक प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो और डिविडेंड्स कम से कम जाए, सर स्टॉक ब्रोकर्स का भी फायदा हो। तो फंड मैनेजर, कंपनी का प्रोमोटर और स्टॉक ब्रोकर, इन तीनों ने विद टाइम नैरेटिव सर ऐसा शिफ्ट कर दिया है कि डिविडेंड्स आर कंसिडर टू बी यूजलेस। डिविडेंड्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तो मतलब कंपनीज खुद ही नहीं देना चाहती डिविडेंड्स, और इन्वेस्टर ना एक्सपेक्ट करते डिविडेंड्स। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि वाई गोयला तुम्हारी क्यों आग लगी हुई है भाई, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना भाई, रिटर्न मिले तो सही बात है। अब मैं आपको बताता हूं सर, ये कैसे नैरेटिव शिफ्ट इज ओनली हेल्पिंग द रिच टू गेट रिच एंड पुअर टू गेट किक्ड आउट ऑफ स्टॉक मार्केट्स। जबकि स्टॉक मार्केट एक वो सीढ़ी है जिससे हमारे देश में, पूरी दुनिया में एक मिडिल क्लास इंसान भी बड़ी बड़ी कंपनीज का ओनर बन सकता है और अपने मिडिल क्लास और गरीबी से बाहर निकल सकता है। अब इसको कैसे रोका जाता है? पहली चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड अ माइंडसेट ऑफ अ कंपनीज प्रमोटर, अ माइंडसेट जिसके पास बहुत सारा पैसा हो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ माइंडसेट जो एक मिडिल क्लास आदमी का होता है। एक आदमी जिसके पास बहुत पैसा है ना, वो बड़ा हुआ है रिस्क लेके, उसको आदत है रिस्क लेने की, वो लेगा रिस्क। बट एक मिडिल क्लास इंसान वो रिस्क नहीं लेता है। एंड दूसरी चीज, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको पता है रिटेल इन्वेस्टर्स को ईजिली साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जा सकता है। चिंता मत करो, मैं डॉट्स पूरी अभी कनेक्ट करूंगा, ऐसे आपको बताऊंगा कि मतलब यू विल रियलाइज की व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। अब सिचुएशन ये है, अल्टीमेटली आप बोलोगे कि गोयला बात तो एक ही है भाई, अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड किया है, रिटर्न तो मेरी ही है, पैसे तो मेरे ही हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड कर पाते हैं? सर उनको न्यूज और मीडिया से ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, बुल रन, बेयर रन, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट गिर गया, रेपो रेट बढ़ गया, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, ये हो गया वो हो गया, कि एक आदमी, एक रिटेल इन्वेस्टर ना चैन से कभी वो स्टॉक्स कभी लॉन्ग टर्म होल्ड ही नहीं कर पाएगा। द ओनली रीजन, और मैं आपको फैक्ट बताऊं, द ओनली रीजन रिटेल इन्वेस्टर्स एंड अप होल्डिंग द स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड गेटिंग मल्टी बैग रिटर्न्स इज ओनली व्हेन, जब वो भूल जाते हैं कि उनके पास स्टॉक्स थे, या फिर तब जब वो अमाउंट इतना छोटा हो कि उनको फर्क ही ना पड़े कि स्टॉक ऊपर जाए नीचे जा रहा है, एंड वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए। अब यहीं पे अगर जब इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स मिलते रहते हैं ना, एक रिटेल इन्वेस्टर सर वो लगा रहता है, बिकॉज उसका माइंडसेट एक रिच की तरह नहीं है। जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड डिले ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज उनकी जनरेशन से देखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, कि सर अगर आप वेट करोगे आपको पैसा मिल जाएगा। एंड द वर्स्ट ऑफ फैक्ट कि दे कांट इवन अफोर्ड इट, दे कांट अफोर्ड कि वो पैसा 10-20 साल तक छोड़ दे मार्केट्स में। कैसे छोड़ सकते हैं? उनको अपने खर्चे भी तो चलाने हैं, कट छोड़ भी तो प्रॉब्लम है। एंड द एंटायर सिस्टम इज मैनेज सच कि भाई मिडिल क्लास को ही लूटेंगे, इन्हीं को डंडा मारेंगे। एंड ये हर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, हर डेमोक्रेसी में यही सिचुएशन है। तो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, यूएस में भी हालत खराब है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो बोलूंगा यूएस में मिडिल क्लास की हालत तो और भी ज्यादा खराब है, तो अब ये नैरेटिव शिफ्ट देखिए, अल्टीमेटली होगा क्या? सारे के सारे प्रॉफिट्स आएंगे बड़े इन्वेस्टर्स के पास, फंड मैनेजर्स के पास, स्टॉक ब्रोकर के पास, एंड एफआईएस के पास, एंड डीआईएस के पास, पीपल हु हैव बिग मनी, पीपल हु कैन होल्ड फॉर लॉन्ग। क्योंकि अगर आप जनता को इनकम नहीं दोगे, वो बेच देंगे। एंड दिस इज वाई दिस नैरेटिव शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट। और मैं क्यों बात कर रहा हूं, मुझे कैसे रियलाइजेशन हुई? बिकॉज जैसी मैं मेच्योर किया हूं, और अब आई डोंट नो, अगर आप यूट्यूब में सर्च करा गोयला डिविडेंड्स, यू विल फाइंड अ वीडियो जहां मैंने खुद बोला है कि भाई डिविडेंड्स बेकार है, डिविडेंड्स पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं आपको। बट दिस इज व्हाट आई रियलाइज इन लाइफ सर, जो मैं 30 में रियलाइज कर रहा हूं कि आपको लाइफ में हैप्पीनेस चीज क्या देती है? इट्स नॉट एसेट्स, इट इज कैश फ्लो। एसेट्स चाहे आपके सर कितने भी करोड़ों के हों, लाखों करोड़ों के हों, वो ठीक है, बट अगर आपको महीने के पैसे मिल रहे हो ना, वो कैश फ्लो आ रहा हो, तभी आप लाइफ में टिक पाओगे, तभी आप लाइफ में हैप्पी हो पाओगे, तभी आपको लाइफ में अपने बच्चों को मना नहीं करना पड़ेगा हर चीज के लिए कि भाई ये नहीं खरीद सकते, बीवी को ये नहीं खरीद सकते, हस्बैंड को ये नहीं खरीद सकते, माँ बाप को ये नहीं खरीद सकते, आपके पेरेंट्स को मना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो कैश फ्लो लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वो उनको मिलता ही नहीं हमें कैश फ्लो, बिकॉज डिविडेंड्स ही खत्म कर दिए पूरे। और इससे भी बड़ा आपको दोगलापन बताऊं, और मैं इसमें बात कर रहा हूं वॉरेन बफेट सर की, मैं बात कर रहा हूं रेस्ट इन पीस वो चार्ली मंगर सर की। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं, और अगेन डोंट टेक इट एज कि मैं इनकी डिसरिस्पेक्ट करता हूं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, और अगर आप मैं कंटेंट देख रहा हूं आपको पता है, मतलब दे आर गॉड्स फॉर मी। बट शायद एक आदमी जो भगवान हो, सुपर हो, शायद उसको भी कभी क्वेश्चन करना चाहिए हमें। वॉरेन बफेट की बात करते हैं, वो बोलते हैं उनकी स्टॉक से इनकम क्या है? डिविडेंड्स। वो डिविडेंड्स खाते हैं, डिविडेंड्स की इनकम उनको मिलती है। आज तक उनकी कंपनी ने, बर्कशायर हैथवे ने, खुद को डिविडेंड्स नहीं दिए। उनका स्टॉक स्पेसिफिकली इज सो एक्सपेंसिव कि वो तो रिटेल इन्वेस्टर्स कांट इवन थिंक ऑफ बाइंग। यू कैन गो फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स मे बी, बट यू कैन नॉट बाय फुल शेयर, और भी फ्रैक्शनल शेयर बहुत रिसेंटली है। दिस इज द रियलिटी।
एंड इट इसलिए आपके स्टॉक्स में डिफरेंट स्टॉक्स होना ज़रूरी है, आपको कैश फ्लो एक मेंटेन करना ज़रूरी है, तभी आप ये जो जॉब के साइकिल से निकल पाओगे। जब तक आपको कैश फ्लो नहीं मिलेगा सर, तो सुपर पावर्स नो कि आप फंसे हुए हो भाई, आप फंसे हुए हो, नहीं निकल सकते। हो सकता है कि वेल्थ क्रिएशन आपकी अगली 2-3 जनरेशन निकल जाए, वो निकल जाएंगे बाद में, बट आप तो यहीं रहोगे, आप तो यहीं मर के मिटोगे। And that is the reality. And if you want to know how to add dividend paying stocks, और उनका एक स्क्रीनर, मेरी एक पूरी मास्टर क्लास है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स चूज करने हैं, क्या स्क्रीनर है मेरी, इसमें और आइडियोलॉजी क्या है, उस मास्टर क्लास का लिंक नीचे है। एंड मुझे ये बताइए कि आपको ये कैसा लगा। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप अ सब्सक्राइब, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नैरेटिव शिफ्ट। ऐसा कंटेंट बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम रिसर्च जाता है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू योर रिस्पॉन्सेज।